चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बेटे। आज आपका न्यू चैप्टर रन करेगा एंड द न्यू चैप्टर इज यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 2। नेम ऑफ द चैप्टर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन शॉर्ट सेड टू बी एमआई। इसे हम क्या कहते हैं? एमआई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या होता है? और ये ज्यादातर देखा जाए तो आज शायद हो जाए, नहीं तो कल जरूर हो जाएगा। कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यूनिट 6 शुरू करेंगे। आपका जो टर्म 1 है वो यूनिट 6 तक है। कहाँ तक है? यूनिट 6 तक है। यूनिट 6 के काफी पार्ट काट दिए गए हैं, कुछ पार्ट रखे गए हैं, लेकिन यूनिट 6 में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ाऊंगा क्योंकि वहां से हमने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है आपके लिए, और जिस प्रोजेक्ट को आपको प्रेजेंट करना है बहुत जल्द आने वाले समय में, वो मैं बाद में डिसाइड करूंगा कि मैं किसे चूज कर रहा हूँ। जो अच्छा प्रेजेंट करेगा, चाहे वो गर्ल्स हो या वो बॉयज हो, जो भी हो, फिर मैं वहां से चूज करूंगा जो अच्छा प्रेजेंट करेगा, क्योंकि मुझे प्रेजेंटेशन गुड चाहिए। पढ़ाऊंगा सबको इक्वल, और जो बच्चा सिलेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है उसे सर्टिफिकेट ऑफ ऑनर भी मिलेगा। आगे चलकर ब्लॉक लेवल का एग्जीबिशन होने हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के एग्जीबिशन होने हैं, आप वहां पे पार्टिसिपेट करोगे। आफ्टर दैट स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, बहुत सारे लेवल होते हैं। तो उसमें मुझे सिलेक्टेड बच्चा चाहिए कि कम से कम डिस्ट्रिक्ट लेवल तक प्रॉपर वे में हमारी बातें पहुंचे, ठीक है ना? इसलिए यूनिट नंबर 6 से वो चीजें हमें उठाना है। लेकिन आज देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। इस यूनिट से छोटे छोटे प्रश्न आने हैं, तो हमें छोटी छोटी बातें भी करनी है। ये खट खट की आवाज कहाँ से आ रही है? चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटे? देखो सिंपल सी बात है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली दिस इज द क्वांटिटी टू मेजर। ये ऐसी क्वांटिटी को मेजर करता है जो बेसिकली रोटेशनल इफेक्ट को शो करता है। किसको शो करता है? लाइक योर फैन। फैन में कौन सा इफेक्ट होता है? रोटेशनल मोशन होता है ना। फैन में कौन सा मोशन होता है? रोटेशनल मोशन होता है। तो ये इसे रिप्रेजेंट करता है। वही चीज मैंने लिखा, अ क्वांटिटी दैट मेजर द एनर्जी ऑफ रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इट्स कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इट्स फॉर्मूला इज, सपोज एक कोई पर्टिकुलर बॉडी है, क्या है? माना सर्कल ले लिया आपने, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ द सर्कल। इसे आप क्या बोलेंगे? सर्कल की क्या बोलेंगे? एक्सिस बोलेंगे। सपोज इसकी जो रेडियस है हमने माना आर है, फिर आपने इसे क्या किया? इसको आपने रोटेट करा दिया एंटी क्लॉकवाइज। सर्कल है, आपने उंगली डाल दिया, उसको क्या कर दिया? रोटेट करा दिया। तो क्या करेगा? घूमेगा। रोटेट करेगा नहीं रोटेट करेगा? ऐसी सिचुएशन में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो होता है मास ऑफ द बॉडी से आर। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन। जो रेडियस ऑफ जाइरेशन होता है उसके स्क्वायर के मल्टीप्लाइड बाई उस बॉडी के मास के प्रोडक्ट के क्या होता है? बराबर होता है। यानी आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। आई इक्वल टू, देखो बेटा मैं बहुत गहराई में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि इस सिलेबस का वो पार्ट नहीं है। हम लोग उतनी ही पढ़ाई कर रहे हैं जितना कि एकेडमिक सिलेबस का पार्ट है। आपको ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। आपके लिए यहाँ की सारी बातें सूट नहीं करेंगी, क्योंकि मैं उतना ही ले रहा हूँ जितना सिलेबस है सीबीएसई का, उसके आगे पीछे नहीं। लेकिन अगर हम कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो वहाँ का सिलेबस वाइड है, तो और गहराई में जाके पढ़ना है आपको। जैसे मैं चीजों को आप करा देता हूँ ऐसे नहीं करने हैं, थोड़ा सा डीप जाना है। डीप जाएंगे तभी बात बननी। जो भी बच्चे कॉम्पिटेटिव प्रिपरेशन करेंगे उनको डीप जाने की जरूरत है, लाइट लेके नहीं चलना है। और वैसे इस बार लाइट होने के दो चांसेस है, जैसे कि मैंने कहा। एक तो तुम्हारे सेशन का लेट शुरू होना ड्यू टू कोविड-19 के कारण सेशन क्या हुआ है? लेट शुरू हुआ है। फिर बोर्ड ने तुम्हारे फायदेमंद के लिए दो काम और कर दिए। उन्होंने 30% सिलेबस को काट दिया, कंपटीशन में नहीं कटा है। जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उसका 1% का सिलेबस नहीं कटा हुआ है। एकेडमिक का 30% सिलेबस काट दिया, एक कमी हो गई। दूसरी मेजर कमी कर दी कि जो हमारा टर्म 1 है
उसको सब्जेक्टिव ना करके ऑब्जेक्टिव कर दिया। ये दो मेजर इशू होने के नाते जो हमारी टीचिंग मेथडोलॉजी है वो उस पर ओरिएंटेड हो गई है। लेकिन जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं मैं उनको अटेंशन पे करूंगा कि जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो ऐसे ना करें, वो गहराई में ही जाएं, बेस अपना खराब ना करें। मेरी मजबूरी ये है कि मैं गहराई में नहीं जा सकता क्योंकि हमारे पास समय कम है, हमें टाइम पर सिलेबस देना है, इसीलिए बोर्ड ने सिलेबस कट किया हुआ है। समझ में आ गया? तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा हूँ, आप अपनी निभाते रहिए। और जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं वो पूरा सिलेबस करते रहें जो 100% है, ना कि 70% करें। वो 30% ना छोड़े, नहीं तो वही 30% जो बोर्ड ने काटा है, कहीं क्या पता एग्जाम में बोर्ड जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो वहीं से सारे प्रश्न आवे, तो समस्या बन सकती है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये सेमेस्टर, ये टर्म का ये पूरा एनम ऐसे ही है, मतलब वो बातें नहीं है जो कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये पूरा मैं पूरे सेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि पूरे सेशन का सिलेबस काटा गया है, नहीं है कि सेकंड टर्म का सिलेबस पूरा रखा गया, नो, वो भी कटा हुआ है 30%। समझ में आ गया ना? तो आप पर लोड जरूर कम है एकेडमिक बच्चों के लिए, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं उनके लिए समस्या भी है कहीं ना कहीं। समझ में आ गया? तो जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो नीट के लिए अभी से कर रहे हो, चाहे वो IIT जी के लिए अभी से कर रहे हो प्रिपरेशन, क्योंकि प्रिपरेशन इनिशियली स्टार्ट की जाती है, तो वो अपना मेहनत करते रहे प्रॉपर। आगे अगला पॉइंट हमारा आता है इसके बाद, किनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। कौन सा, ध्यान से समझते रहिएगा, जबकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, ये सिलेबस में नहीं है, मैंने सिलेबस डाला हुआ CBSE का, आप डाल के देख लेना। ये जो मैं पॉइंट कराने जा रहा हूँ ये है ही नहीं, लेकिन थोड़ा जानना जरूरी है क्योंकि इस पॉइंट का कहीं न कहीं कई जगह यूज है, तो मैं उस हिसाब से भी थोड़ा सा चल रहा हूँ, कुछ नहीं तो फॉर्मूला कम से कम आपको मिल जाए। आइए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। आपका सिलेबस कितना है, यू कैन चेक एट टीचमेंट, आप टीचमेंट पे चेक कर सकते हैं आपका सिलेबस क्या है, मैंने सिलेबस डाला हुआ बाकायदे, क्लिक करिए देख लीजिए, ठीक है ना। ओके, आपने देखा होगा कि अगर हम सिंपल काइनेटिक एनर्जी की बात करते थे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता था, रिमेंबर, हाफ mv²। होता था या नहीं होता था? होता था ना। तो सिमिलर चीजें यहीं पर वही फॉर्मूला है, हाफ, वही मास, लेकिन चूंकि मामला रोटेशनल इफेक्ट का है तो आप भली भांति जानते हैं वहां पर लीनियर वेलोसिटी नहीं चलती। कौन सी वेलोसिटी चलती है? एंगुलर। और एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं? ओमेगा से। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है बेटे? हाफ m ओमेगा²। आई होप इतना तो भूलोगे नहीं, हम इसका डेरिवेशन तो कर नहीं रहे हैं, डेरिवेशन इसका कराया जा चुका है, हाफ mv² का याद करिए, इसका डेरिवेशन कराया है, वर्क एनर्जी थ्योरम भी कराई है, इस पर सारा कराया है। तो यहीं से आपको अनुमान लगाना है कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की बात करते हैं देन वी रिप्लेस्ड बाय ओमेगा, बिकॉज हियर वी यूज एंगुलर वेलोसिटी नॉट लीनियर वेलोसिटी। हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं? एंगुलर वेलोसिटी यूज करते हैं, लीनियर वेलोसिटी नहीं यूज करते। सो यू गेट द फॉर्मूला इज दिस। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, अब उसकी शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज रेडियस ऑफ जाइरेशन। रेडियस ऑफ जाइरेशन, ये क्या होता है? रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस तो जानते हैं क्या होता है? रेडियस क्या होता है? हाँ? सेंटर से सरकमफ्रेंस के पॉइंट तक जो लाइन जाती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सर्कल की बात करें हम या किसी पर्टिकुलर स्फीयर की बात करें, दो चीजें होती है ना, सर्कल और स्फीयर। यू नो द डिफरेंस बिटवीन सर्कल एंड स्फीयर? स्फीयर का मतलब होता है हिंदी में गोला, सर्कल का मतलब होता है वृत्त। तो क्या आप इन दोनों में डिफरेंस जानते हैं? दोनों गोले ही होते हैं, दोनों सर्कल ही होते हैं। ये रहा, इसे आप सर्कल भी कह सकते हैं और स्फीयर भी कह सकते हैं। तो अंतर क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्कल? जल्द क्विकली, थोड़ा सा क्विकली रिस्पॉन्स करें। पता है? मैथमेटिक्स वाले बच्चे, जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं उनको तो पढ़ाया गया होगा, पैराबोला, एलिप्स, सर्कल, स्फीयर, सब पढ़ाया गया है।
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाया गया आपको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चीजें पढ़ाई जाती हैं, ये नहीं आता। स्नेहा बड़ी खुश हो रही है, नहीं आता। आप पर भी मैथमेटिक्स है तो इससे क्यों पूछ रहे, तो मैथमेटिशियन है। अरे ठीक है, बायो वाला सेगमेंट आएगा तो ध्यान रखूंगा, कभी ध्यान रखूंगा। और मैं अपनी बातों को भूलता नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, मुझे याद रहता है। और ये भी याद दिला दूंगा, मैंने कहा था, चिंता ना करें। चलिए मैं बता देता हूं। बेसिकली सर्कल कंसीडर्ड इन 2 डायमेंशनल सिस्टम। अगर हम सर्कल की बात करते हैं तो सर्कल में उसको हमको 2 डायरेक्शन में कंसीडरेशन में लेते हैं, आल्दो एक्स आल्दो वाई। बट इफ वी गोइंग टू टॉकिंग अबाउट स्फीयर, देन वी यूज 3 डायमेंशनल सिस्टम। उसमें 3 डायमेंशनल सिस्टम होते हैं। ठीक, आप समझ में आ गया? यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, सर्कल का वॉल्यूम नहीं होता। स्फीयर का क्या होता है? वॉल्यूम होता है। सर्कल का वॉल्यूम होता है क्या? क्योंकि 2D सिस्टम है। 2D सिस्टम में अधिकतम क्या निकल सकता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इट मींस आप केवल एरिया तक निकाल सकते हैं। इसमें LBH होता है, यानी कि यू हैव टू डिटरमाइन वॉल्यूम। तो यही डिफरेंस है। सर्कल 2D सिस्टम में आता है, 2 डायमेंशनल सिस्टम का पार्ट है, जबकि स्फीयर 3 डायमेंशनल सिस्टम का पार्ट है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। जैसे पृथ्वी सर्कल है, स्फीयर, और योर अर्थ, योर प्लेनेट अर्थ इज सर्कल और स्फीयर। स्फीयर बिकॉज हम इसका कंसिडरेशन 3D सिस्टम में करते हैं। लेंथ भी होती है, ब्रेड्थ भी होता है, और हाइट भी होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट? गुड। चाय ओके, चलिए शुरू करते हैं। रेडियस ऑफ जाइरेशन बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसी बॉडी को ले लेते हैं, इसी बॉडी को मैंने ले लिया, ये हमने इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन बना दिया। दिस वन इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। यू नो एनी पर्टिकुलर बॉडी कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल कंपोजेज ए बॉडी। बहुत सारे पार्टिकल्स आप लीजिए तो क्या बना देता है? बॉडी बना देता है। तो सपोज हमने कंसिडरेशन लिया, देयर आर नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ पर क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। सपोज दे वेयरिंग सेम मास लाइक एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम, स्मॉल एम, एंड अगर हम suppose there are n number of particle, how many? N number of particle, and each particle possesses m mass, small m mass, then total mass of the body will be written as capital M. It means n into n equal to capital M. आप समझ में आया? हमने माना कोई वस्तु है, छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, प्रत्येक पार्टिकल का मास कितना है? m है, और इनकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने माना ये r1 डिस्टेंस पर है, ये r2 डिस्टेंस पर है, ये r3 डिस्टेंस पर है, ये हमने माना r4 पर है, ये हमने माना r5 पर है। ठीक, समझ में आ गया? देन यू कैन डिटरमाइन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ईच पार्टिकल बाय यूजिंग फॉर्मूला m(r1) square plus m(r2) square plus dot dot dot. Suppose there are n particle. How many particle? n particle. mn rn square. mn rn square. n particle है। समझ में आ गया? तो आप इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे? I इक्वल टू समेशन ऑफ, ये बनेगा ना, समेशन ऑफ सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या कर दिया जाए? जोड़ दिया जाए। समेशन ऑफ क्या? से I इक्वल टू 1 to n। I इक्वल टू हमने वेरिएबल ले लिया, I इक्वल टू 1 से लेकर I इक्वल टू n तक, हमने इसको सिंपल m ही रखा है। तो सपोज m r1 है ना, टू n, इट मीन्स r का जो मान है वो हम क्या ले सकते हैं? I, ri स्क्वायर। अगर आप इसको खोलेंगे तो ये इक्वेशन बन जाता है आपका। बायोलॉजी वाले बच्चे बता दें अगर ना समझ में आया हो तो। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अलजेब्रिक सम। ये किसका कंसेप्ट है? अलजेब्रिक सम का कंसेप्ट है, अलजेब्रा में सिखाया गया है। 10वीं
सिखाया गया है, लेकिन वो तो कोरोना में बीत गई थी। चलिए कोई बात नहीं, ये कंसेप्ट होता है बेटा एल्जेब्रिक सम i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n, ये इनिशियल स्टेट होता है, ये हमारा फाइनल स्टेट होता है, और ये 1 से लेकर n तक वेरी करता है, 1 टू n तक वेरिएशन होती है। हाँ कुछ कोई बोल रहा है, किसी ने बोला कुछ क्या? अच्छा बेटा समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो ri है, जैसे मैंने लिखा, यह हम इस फार्मूले को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, चूंकि हमको रेडियस ऑफ जाइरेशन डिटरमाइन करना है, तो हम इसको कैसे लिख सकते थे, m को मैंने क्या ले लिया, m इज ट्रीटेड एज कॉमन, तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर ऑन n, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, अपान n लिखा जा सकता, नहीं लिखा जा सकता। और यही ये वैल्यू आप देख रहे हैं, ये क्या है, दिस इज द मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेडियस। ये क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेडियस। मीन देखो, मीन निकाला हुआ है मैंने, स्क्वायर वैल्यू है, तो मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेडियस, एंड दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ जाइरेशन एंड रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आर। इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी बेटा इक्वेट कर सकते हैं, एक फॉर्मूला होता है I इक्वल टू एम के स्क्वायर, क्या होता है, वही रेडियस ऑफ जाइरेशन को हमने यहाँ के दिखाया है, तो के स्क्वायर इक्वल टू दिस आ जाता है, यानी कि गॉट के स्क्वायर इक्वल टू r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 rn स्क्वायर अपान n, सो के इक्वल टू रूट ऑफ दिस। इसे भी आप रेडियस ऑफ जाइरेशन कहते हैं। दिस वन इज सेड टू बी रेडियस ऑफ जाइरेशन एंड रिप्रेजेंटेड बाय हियर के। नॉर्मली हम कैपिटल आर से भी दिखाते हैं, बट अगर आप चाहें तो आप इसे के से भी दिखा सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है, मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेडियसेस, मीन एंड स्क्वायर वैल्यू ऑफ रेडियाई। बहुत सारे रेडिया यू कैन सी r1 r2 dot 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 r, there are number of radiuses, so here we say radii। जैसे कि रेडियस क्या होता है, सिंगुलर, रेडियस क्या होता है, और अगर हम उसको रेडियाई कह देते हैं वो प्लूरल हो जाता है, क्या जाता है। और जहां पर भी रेडियाई वर्ड आ गया तो समझ लेना देयर आर नॉट पर्टिकुलर वन रेडियस, देयर आर नंबर ऑफ रेडियस, दे आर सेड टू बी रेडियाई, उसको हम क्या कहते हैं। अच्छा अगला पॉइंट आता है, अच्छा यस, इट इज मेजर्ड इन मीटर, ये किसमें मेजर किया जाएगा, मीटर मेजर किया जाएगा, क्योंकि लेंथ ही तो है, मीन लेंथ ही तो है फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन से। अगला फार्मूला जो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा सा करा देता हूं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फार्मूला आपको याद करना है सबको, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बहुत सारे रिलेशन है, रिलेशन तैयार कर लेना भाई, बहुत जरूरी है, बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, relation between torque in the sense tau and moment of inertia। शुरू करें। the relation between torque and moment of inertia is tau equal to I alpha, tau equal to, ये इसका फार्मूला है, डायरेक्ट आपको याद रखना है। टाउ क्या है यहां पर, टॉर्क, टाउ क्या है, आई क्या है, व्हाट इज आई हियर, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा हियर, कल बताया था, आपने लेक्चर नहीं देखा,
एक तो नहीं देखा ना? हाँ चलो अच्छा, ए क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन। भाई अब हम ऐसी बातें पढ़ रहे हैं जहां पर दो में डिस्प्यूट हो रहा है। तो ए भी एक्सेलरेशन है, अल्फा भी एक्सेलरेशन है, तो डिस्प्यूट नहीं हो गया। अरे कौन? लीनियर एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है ये? तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है? कौन सा एक्सेलरेशन है? एंगुलर। एंगुलर एक्सेलरेशन। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अब उसके नोटेशन चेंज है। क्या चेंज है उसके? तो यहां पर एक नई बात आपके सामने आ गई, जरा देखिए। वहां पर होता था एम, एम रिप्रेजेंट होता था मास। यहां पर हम मास नहीं दिखाते, आई दिखाते हैं, जो कि मोमेंट ऑफ एनर्सिया। एनर्सिया क्या है? एनर्सिया एक मास ही होता है। इसको हम वहां पे एम यूज होता है, यहाँ पे क्या यूज होगा? आई। वहां पर यूज होता था वी, यहाँ पर यूज होता है ओमेगा। वहां पर यूज होता था ए, यहाँ पर यूज होगा अल्फा। चीजें सारी वही हैं, केवल सिंबल्स चेंज हैं। वो लीनियर इफेक्ट शो करता था और ये एंगुलर इफेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, बस सिर्फ यही डिफरेंस है। सारे फॉर्मूले सेम है, सिर्फ नोटेशन समझ लीजिए। अगर नोटेशन आपके ब्रेन में आ गया तो फार्मूला बहुत इजी है। क्यों? क्योंकि फार्मूला वही है जो आपने पढ़ के रखा हुआ है छोटी क्लास से अब तक। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ, अब जरा देखिए, वहां होता था लीनियर मोमेंटम, होता था, किससे रिप्रेजेंट करते थे? अभी तक हमने जो पढ़ा फ्रॉम 6 ऑनवर्ड, क्लास 6 से लेकर अब तक, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? लीनियर मोमेंटम किससे रिप्रेजेंट होता था? बताइए, व्हाट इज सिंबल ऑफ लीनियर मोमेंटम? पी। मत मारी गई है तुम्हारी। पी होता था लीनियर मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला होता था एम बी। होता था नहीं होता था? यार इतनी मोटी चीज भूल रहे हैं आप, हद हो गई। होता था नहीं होता था? वहां पी होता था लीनियर मोमेंटम। तो आज एल है एंगुलर मोमेंटम। एल क्या है? फार्मूला बिल्कुल सेम। एम, यहां पर आई होगा, एम क्या होगा यहां पर, और यहां पर वी है। सिंपल, यू गॉट द फार्मूला ऑफ लीनियर मोमेंटम। एल इक्वल टू आई ओमेगा, यही है। एल इक्वल टू, बताइए फार्मूला बना लेंगे ना? बिल्कुल वही फार्मूला बेटे, कोई चेंजेस नहीं है फार्मूला में। आपको केवल सिंबॉलिक ध्यान रखना है। अगर आप सिंबॉलिक भूल गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। एल क्या है? एल क्या है बोलिए? एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ये क्या है भाई? एंगुलर वेलोसिटी में सारा लिखता चला रहा हूं। एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी क्या ये? किसी पर है क्या चाप देना? अरे हाँ हाँ, बस बस बस, बस, हो गया काम। एक सप्ताह का काम हो गया। 1 वीक। एक स्टिक चॉक होल्डर में अगर आप लगा के यूज करते हैं तो 1 वीक निकाल देते हैं। और सबसे ज्यादा बोर्ड में ही घिसता हूँ, आप देख रहे हैं, 9th 10th 11th 12th, फिर भी एक सप्ताह निकल जाता है इससे। अगर सिंपल यूज करेंगे तो 3-4 चौक खर्च हो जाएंगे अगर हाथों से लिखते हैं तो। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, तो इसका फॉर्मूला है बेटे एल इक्वल टू आई ओमेगा। कहाँ लिखा मैंने? ये रहा, एल इक्वल टू, दिस इज द रिलेशन बिटवीन एल एंड आर। अगला पॉइंट आता बेटे,
हाँ चलिए, कोई दिक्कत? अच्छा आगे चलते हैं बेटे। आगे है प्रिंसिपल ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कौन सा? और हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? उधर प्रीवियस चैप्टर्स में प्रिंसिपल ऑफ लीनियर मोमेंटम मैंने पढ़ा था। उसमें बताया था, क्या बताया था कि अगर फोर्स कंजर्व है, याद करिए कुछ कंजर्वेटिव की बात करी थी मैंने। लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अरे भाई कुछ भी याद नहीं है, यू आर फुली ब्लैंक। मैंने क्या पढ़ाया था? लीनियर मोमेंटम का फार्मूला क्या था कंजर्वेशन का? टोटल मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व। भाई पुरानी बातों को ऐसे ना भूले, नहीं मामला सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि मैंने पढ़ा दिया और आपने एक दिन पढ़ लिया, कॉपी बंद करके रख दी, ऐसे बात नहीं बनेगी। मैंने एक दिन पढ़ाया, जो संडे का डे होता है, मैंने आपको बार बार लेक्चर में बोला है, संडे इज नॉट फंडे। संडे आराम करने का दिन नहीं है, या हॉलीडे इज नॉट फंडे। हॉलीडे भी आपका फंडे नहीं होता। फन का मतलब होता है मजा करने का दिन। अब गए वो दिन, सारे गए। अब जो आपके हाथों में आने वाले 4-5 साल हैं, आने वाले 4-5 साल, इसको अगर आप सुधार लेंगे तो पूरी लाइफ मौत से कटेगी। अगर यही 4-5 साल आपने ढीला कर दिया अपनी लाइफ को, हो गया काम। फिर जीवन में धक्के खाते रहेंगे। क्या खाते रहेंगे? अच्छा बताइए, जीवन कितना बड़ा है? जीवन बहुत बड़ा है। कम से कम 65-70 साल तो वही है आज की डेट में, नहीं है? 65 साल तो मान के चलेंगे हम। एवरेज लाइफ 65 से 70 साल हम मान लेते हैं। अगर हम ये 5 ईयर जो हमने अभी करंट बात करा, अगर हम 5 ईयर रिलैक्स हो गए, 5 ईयर रिलैक्स हो गए, काम नहीं करा, तो हमारे कितने साल खराब हुए? जल्दी बताइए, कितने साल आपको परेशानी रहेगी? 65 साल तक, जब तक आप जीवित रहेंगे। 65 साल या जब तक आप जीवित रहेंगे, कम से कम तो 65 साल तो रहेंगे ही रहेंगे। ये एवरेज लाइफ है भारत की। 65 to 69 ईयर इस समय एवरेज लाइफ है इंडिया के जो लोग रहते हैं। अच्छा, अगर यही 5 साल आपने मेहनत कर ली, कष्ट उठा लिया, तो कितने साल मौज करेंगे? 65 साल या जब तक जिएंगे। ऑप्शन इज योर्स। ऑप्शन आपको चूज करना है। ये 5 साल मेहनत करने हैं, 65 साल तक धक्के खाने हैं, या ठीक से मेहनत कर लेना है, 65 साल तक मौज करना है। ऑप्शन इन योर हैंड। नहीं अर्चना, सच है ना? भाई सच है, सहमत है कि नहीं आप? सभी बच्चे सहमत होने चाहिए इससे। अब आपको चूज करना है, आपको क्या करना है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं, जब भी छुट्टियों का दिन आता है या आप खाली रहते हैं, तो आपको क्या चाहिए? जो पुराने सिलेबस आपको पढ़ाए जा चुके हैं, आप उसे रिकैप करें। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी वगैरह वगैरह वगैरह। समझ गया ना मेरी बातों को? लापरवाही ना करें बेटा। मैं अपने बच्चे को भी खूब समझाता रहा। मेरा बेटा अब 12th पास कर चुका है कोविड में, है ना? उसके मार्कशीट में कोविड छपा ही रहेगा। आपके आप शुक्र है आप नहीं है, लेकिन आपका भी पता रहेगा कि कोविड के 1 साल बाद वाले हैं, यानी कि 11वीं की पढ़ाई प्रॉपर नहीं हुई है। सबको पता है। 30% सिलेबस आपका कट है, हमें नहीं पता। जितने भी हैं सबको पता है 30% सिलेबस कब कट है पूरे इंडिया में। पूरे इंडिया में हर बोर्ड का, पर्टिकुलर आपके बोर्ड का नहीं है। हरियाणा बोर्ड का भी कटा हुआ है, सीबीएसई बोर्ड का भी कटा हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी कटा हुआ है 30% एवरीवेयर। तो सबको पता है ये बच्चे कैसे होनहार हैं। अरे अब तो मीम भी बन के आ रहे हैं मोबाइल फोन पर कि कोविड में पास हुए इंजीनियर्स। देखा है नहीं देखा है? घर कैसे बना रहे होते हैं ऐसे मीम्स, देखे हैं आपने? भाई ऐसे ना बने, थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा सा पढ़ लें। आइए आगे चलते हैं। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बेटा वही है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, व्हेन नो टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन कंजर्व। वही सेम वहां पर क्या था? व्हेन नो फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, द नेट मोमेंटम
ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व। जो वहां पढ़ा था हमने पहले, आज भी वही है। अंतर इतना है कि हमने फोर्स के प्लेस पर किसकी बात करी है? टॉर्क की। बस वहां पर किसकी बात होती थी? फोर्स की। यहां पर फोर्स किसके इक्विवेलेंट होता है? टॉर्क। ठीक है, तो यहां पर टॉर्क का फार्मूला भी है वही जो फोर्स का फार्मूला होता था, रिमेंबर एम में होता था एफ। यहां पर क्या हो गया है? टॉर्क। मैंने बोला आपको मास वहां होता था, यहां पर मास की प्लेस पे क्या चलेगा? एनर्सिया, मोमेंट ऑफ एनर्सिया। अभी अभी मैंने बताया, 3-4 बार हो गया आज ही। और वहां ए चलता था एक्सेलरेशन, यहां पर एंगुलर एक्सेलरेशन चलेगा, ये रहा अल्फा। आई होप आप ये भी पकड़ रहे होंगे, इन सारी चीजों को समझ में आ रहा है ना? तो लिख देते हैं हम यहाँ ऐसे ही लिख देता हूं जिससे कि आपको समझ में आए। पहला, सबसे पहले आता वी। यहां पर वी क्या है? ओमेगा। वी के बाद आता है आपका एक्सेलरेशन, यहां पर क्या है? फिर आता है मास। मास यहां पर क्या है? अच्छा, और क्या आता है? जल्दी जल्दी बताते चलिए, मैं नोटेशन चेंज करता हूं। वहां पर आता है फोर्स। हाँ यस, यहाँ पे आता है फोर्स, तो यहाँ पर क्या आता है? टाउ। यस, और बोलिए भाई। वहां पर आता था पी, यहाँ पर आता है एल। और बोलिए। तो जैसे जैसे याद आता रहेगा लिखता रहूंगा। समझ में आ गया ना? सारी चीजें आ गई ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारी चीजें आ गई, ये सब आ गया। और भी नोट कर लेता हूं। वहां पर आप यूज करते थे, थोड़ा सा इसको स्टाइल में कर देता हूं। वहां पर यूज करते थे आप क्या? यू यहां पर होता है ओमेगा। अब यूज करेंगे अगर आप वी, ओमेगा नॉट, ये होता है ओमेगा। यू होता था इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे ओमेगा नॉट दिखाते हैं। ये वी है, ये ओमेगा। एक ही चीज में बदलाव नहीं है, वो है टी। टी इसमें कोई चेंज नहीं, इसलिए इसको लिखते ही नहीं। जब समय में कोई बदलाव नहीं है ना। अच्छा, वहां होता था एस, तो यहाँ होता है थीटा। एस के प्लेस पे क्या होता था? क्योंकि अगर हम कहीं यहाँ मूव करते हैं तो ये डिस्टेंस अगर सेंटर से मेजर करते हैं तो इस दूरी को लिखते थे एस। तो आज ये हम एंगल के टर्म में बात करते हैं, दैट वन इज योर थीटा। एस हो गया थीटा, ए हो गया अल्फा, एम हो गया आई, यू हो गया ओमेगा नॉट, वी हो गया है ओमेगा, एफ हो गया है टाउ, और पी हो गया है एल। अभी भी और भी याद आएगा तो और भी लिखूंगा। अब आगे चलते हैं भाई। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट हो गया। थ्योरम आपके यहाँ है नहीं, दोनों थ्योरम नहीं है, तो थ्योरम छोड़ देता हूँ। अब अगला पॉइंट तुम्हारे सिलेबस में सबसे ज्यादा है और एग्जाम में 100% आएगा। कितना परसेंट आएगा? 99 भी नहीं है, 100% आना, इसे ध्यान रखिएगा भाई। ये है बेटा एक टेबल बनाई है मैंने। केवल फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। जैसे जब आप छोटी क्लासेस में थे तो आपको डायरेक्ट फार्मूला लर्न कराए गए थे। याद करिए, F = M में पढ़ाया गया था छोटी क्लास में ही, लेकिन डेरिवेशन आपको कराया गया जब आप 10th में आए, सॉरी 9th में आए। ठीक है ना? वैसे कुछ फार्मूले हैं, मैंने 10 फार्मूले लिखे हैं अपनी बुक में जो आपके पास ऑनलाइन अपलोडेड है। ठीक है, वो फार्मूले आपको तैयार करना है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम बॉडी, मैंने 10 बॉडी दी हैं, आप सभी बच्चे वहां से लिख लीजिएगा। जैसे कि ये है यूनिफॉर्म रॉड, क्या है? ये है, बुक डाउनलोड कर लेना है सबको। ठीक है, इसमें लिखा है पेज नंबर है 12। कौन सा पेज नंबर है? 12 पर है। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ एल। अगर एक यूनिफॉर्म रॉड है, ये रही, इसकी लंबाई कितनी है? एल है। अब आपको बताना है इसका एमआई कितना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो आपको बेटे फार्मूला डायरेक्ट लर्न करना है। और किसके अराउंड परपेंडिकुलर टू द रॉड थ्रू इट्स सेंटर। ऐसे ऐसे वाला नहीं निकालना है आपको, ऐसे वाला निकालना है। इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना है।
ऐसे में इसका फार्मूला होता है 1/12 ml², m/12 ml²। ये फार्मूला आपको याद करना है। ये mi है। mi का मतलब होता है सीधी सी बात I माने मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर m इज द मास ऑफ रॉड, L is the length of the rod. If you want to determine the moment of inertia about perpendicular of the rod, then you got I equal to 1/12 ml². Secondly, uniform rectangular lamina of length L and B. अगर कोई rectangular lamina है like that this, जिसकी लेंथ क्या है L है, ब्रेड्थ क्या है B है, अगर ऐसा है तो बताइए परपेंडिकुलर टू द लैमिना थ्रू इट्स सेंटर, आपको अगर यहां से निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये कितना होगा इसके अराउंड। अब क्या होगा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml² + b² / 12 I। ऐसे ही ये फार्मूले आपको रट लेने हैं, क्योंकि ये फार्मूले जैसे कि मैंने कहा 100% पेपर में आएंगे, चाहे वो मैं डिजाइन करूं तब भी आना है, या बोर्ड डिजाइन करके भेजेगा तब भी आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जितना अधिक से अधिक हो सके इसको प्रॉपर वे में मेमोराइज करना है आपको। इसी प्रकार से अगला है यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस आर। अगर एक रिंग है, क्या है, एक रिंग जैसे हम लोग हाथ में पहनते हैं, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस आर, हमने माना यूनिफॉर्म रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है आर है, देन परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन थ्रू इट्स सेंटर, हमको ऐसे वाला निकालना है, सेंटर से जो लाइन पास करती है, जैसे मैंने ये दिखा दिया। ऐसी सूरत में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका तो बहुत आसान होता है, I इक्वल टू, चूंकि गोल है mr², I इक्वल टू। दूसरा आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, यही यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस आर, कंडीशन है अबाउट इट्स डायमीटर, आपको डायमीटर के अकॉर्डिंग निकालना है। ये ऐसे घूम रही बॉडी, अगर ऐसे हो रहा है फिर क्या है, देन I इक्वल टू हाफ mr², आधा हो जाता है, क्योंकि आधी बॉडी में टूट गई ना, आधी I इक्वल टू हाफ mr²। तो ये फार्मूले बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चा यहाँ पे गलती करता है, कहता है रिंग तो हमें याद है I इक्वल टू mr², और ये नहीं ध्यान देता कि अबाउट सेंटर पूछा गया है या अबाउट डायमीटर पूछा गया है। डायमीटर का हाफ होगा, सेंटर का फुल होगा, तो वही है I इक्वल टू mr² और I इक्वल टू हाफ mr²। इसी प्रकार से हमारा दूसरा आता है बेटे यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस आर। अगर आपको सर्कुलर डिस्क दे दी गई, क्या दे दी गई, सर्कुलर डिस्क, ये रही डिस्क, जानते हैं आप, आपने कभी डिस्क देखी है नहीं देखी, जल्दी बताइए, देखी है डिस्क? मैं बता देता हूँ, डिस्क क्या होता है, गोल गोल होता है, एक पहिया सा, बीच में मोटा होता है, एज पर पतला होता है, और डिस्कस थ्रो किया जाता है, वो पीटी साहब आपको बता देंगे। डिस्क को मच्छी हाथ में पकड़ते हैं और फिर उसको ऐसे ऐसे क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, फिर उसको थ्रो किया जाता है। कौन सा बच्चा उसको कितना ज्यादातर डिस्क थ्रो कर देता है, उसी को कहते हैं डिस्कस थ्रो, वो कैपेसिटी को मेजर करता है। ये कहा गया अगर डिस्क है आपके पास और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिटरमाइन करना है, तो बताइए कितना आएगा, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस आर विद इट्स डायमीटर, अगर डायमीटर के अकॉर्डिंग निकालना ये, देन ये इसका आधा होता है, I इक्वल टू 1/4 mr²। अगर रेडियस कितनी है इसकी r है, तो ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि कौन किसका आधा है। अगर आप सेंटर से निकालेंगे तो सेंटर का जो भी रिजल्ट आएगा वो डायमीटर का आधा होता है, जो डायमीटर का आधा होता है वो डिस्क के डायमीटर का भी आधा होता है, तो ये है हाफ, ये है हाफ, हाफ हाफ 1/4, इसलिए क्वार्टर आ जाता है, मेन का 1/4 हो जाता है। अगला आता है हमारा होलो सिलेंडर ऑफ रेडियस आर। होलो सिलेंडर, अगर सिलेंडर है लेकिन सिलेंडर कैसा है, होलो, होलो का मतलब क्या है, खोखला है अंदर, तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, हाफ mr², यही होगा। इसी प्रकार से बेटे कम से कम किताब में 15 से 20 हैं, वो फॉर्मूले आपको तैयार करने हैं।
हमने अनुमान के आधार पर 10 जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो मैंने अपने बुक में लिखे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन आप कोशिश करेंगे सारे तैयार करने की, ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ एनसीईआरटी बुक्स। इसमें कितने दिए गए हैं? 8 हैं, तो इससे अच्छा तो हमारी किताब ही है, आप यहीं से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। हमने इसमें 10 दिए हैं। और एक अंतिम पॉइंट आता है बेटे 12, आज ही खत्म कर देते हैं, अब पीरियड थोड़ा ज्यादा हो गया। एवरेज एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में डिफरेंसेस क्या हैं? एनालॉजी क्या है, समानताएं क्या हैं? दोनों में समानताएं, और समानताएं वही जो अभी मैंने आपको लिखी थी, लेकिन आप पर बुक नहीं है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं आसान हो जाता। देखिए इसमें ये है, मैं लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा गौर से समझ लेते हैं। एनालॉजी ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, इसलिए डिटेल में ले रहा हूं। एनालॉजी है क्या, क्योंकि आइडेंटिकल चीजें आपसे पूछी जा सकती है। पहला पॉइंट है, इधर लिख देता हूं, लीनियर मोशन, और यहां कौन सा मोशन होगा? आप समझदार हैं भाई, बोलिए, एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन एंड एनालॉजी नोट करना है। तो पहला पॉइंट हमारा आता है डिस्टेंस। पहला क्या आता है? यहां पर क्या होता है, अगर आप यहां पर डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस को आप किससे निकालते थे? यहां पर डिस्टेंस किसमें निकालोगे, जल्दी बताइए। हाँ यस, यहां पर क्या निकलेगा? डिस्टेंस के प्लेस पे क्या निकलता है? एंगल। और एंगल को क्या कहते हैं? ये है इसकी एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है समानताएं। आई होप समझ में आ गया होगा, ये भी मैंने आपको बताया था। दूसरा पॉइंट, लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बेटे आप याद करिए, आप निकालते थे v इक्वल टू डी एस अपान डी टी, निकालते थे नहीं? वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपान टाइम, जिसको हम कहते थे डी एस अपान टी टी। और यहां पर क्या निकलेगा? एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी, वेरी गुड। यहां पे क्या निकलेगा? एंगुलर वेलोसिटी। ये ठीक से बेटा समझ में आना बहुत जरूरी है, मैं फिर बता रहा हूं, नहीं दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि मेन पॉइंट ही लेना है। एंगुलर वेलोसिटी हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है बेटे? डी थीटा, डी थीटा अपान, एनालॉजी क्लियर हो गया ना? सचमुच समझ में आ रहा है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना? अच्छा, अगला एनालॉजी है इसका लीनियर एक्सेलरेशन। लीनियर एक्सेलरेशन, इतने से काम चल जाएगा ना? ए आप निकालते थे बेटे कैसे? कैसे? एक्सेलरेशन क्या होता था? वेलोसिटी अपान, यानी कि हम ले सकते हैं डीवी अपान डी। सहमत हैं? सभी सहमत है ना? या इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनता था? डी टू एस अपान डी टी स्क्वायर। भाई इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, ये है ना वेलोसिटी है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें क्या मिल गया? एक्सेलरेशन। ये लाइन क्लियर हो गई। अब उसी चीज को, और यहां पर क्या आएगा हमारा, जल्दी बताइए? एंगुलर, पक्का? किससे दिखाएंगे इसको? वेरी गुड। तो यहां क्या बनेगा जल्दी बताइए? डी ओमेगा अपान डी टी। मैंने सुनूंगे ना, बस सुन रहा हूं। डी ओमेगा अपान डी टी, समझ में आ रहा ना प्रॉपर? अब इसको हम इस टर्म में कैसे ले सकते हैं, जल्दी बताना? हाँ, डी टू डी स्क्वायर थीटा अपान एनालॉजी। आई होप ये भी प्रॉपर समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब बात आती है फोर्थ की। फोर्थ हमारा आता है, कहां गया भाई? मास। ये तो मैंने आपको बताया, तो आप जान ही जाएंगे। मास किससे दिखाते थे? और यहां पर मास को किससे दिखाते हैं हम? दैट वन इज योर, वो हमारा क्या होता है जल्दी बताइए? एनर्सिया, सीखा है हमने। अगला आता है हमारा लीनियर मोमेंटम। फिफ्थ, लीनियर मोमेंटम, पक्का? लीनियर मोमेंटम क्या होता था? P इक्वल टू
ये होता था ना। तो एंगुलर क्या होगा जल्दी बताइए, एल इक्वल टू आई ओमेगा। वही सारी चीजें हैं, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से बेटे मैंने कई फार्मूले लिखे हैं, 6, 7, 8, 9, 10। आप लोग ऑनलाइन देखकर कर लीजिएगा, क्योंकि सारे सिंबल्स वही हैं। आई होप मैंने आपको लगभग सारा समझा दिया है, अब दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा इस प्रकार से। हाँ सेम है, लेकिन उसमें क्या है कि जो हमने फॉर्म में भेजा है उसमें एज इट इज भेजा है। उसमें अपनी फेयर में करने से पहले जरा एक बार सिलेबस देख लेना कौन सा पॉइंट है कौन सा, क्योंकि जो मैंने छोड़े हैं वो सिलेबस में नहीं है और जो कराए हैं वो सब करने हैं। तो आप खुद पढ़ के समझ सकते हैं कि ये सिलेबस का पार्ट है, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। समझ में आ गया। 30% कटा हुआ है, हर चैप्टर से 30% काटते हैं। कोई कोई तो पूरा चैप्टर ही उड़ा दिया है, ठीक है। यूनिट नंबर 7 में देखना पूरा चैप्टर के चैप्टर गायब है। बंद कर दूंगा। ओके, आज हमने ज्यादा पढ़ लिया थोड़ा सा।